जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स ने नाकाम करी घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश। भारत और चाइना की एयरफोर्स के बीच स्थापित हो सकती है डायरेक्ट हॉटलाइन। 2 लाख ट्रूप्स को रिड्यूस करने पर विचार कर रही है आर्मी। चीन की ड्रिल के खिलाफ ताइवान ने भी कंडक्ट करी लाइव फायर ड्रिल्स। भारत के दबाव के बाद श्रीलंका द्वारा चाइना द्वारा उनकी रिसर्च वेसल की एंट्री को डिले करने को लेकर चाइना का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। असम राइफल्स द्वारा भी हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर उग्रवादियों के घुसपैठ को नाकाम किया गया है और ये जो घटना है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के पंगसों पास पर हुई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के दौरान घुसपैठियों के साथ हुई मुठभेड़ में असम राइफल्स के एक सूबेदार रैंक के ऑफिसर भी घायल हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। और बाकी जैसा कि हमारा स्वतंत्रता दिवस बेहद ही करीब है, तो ऐसे में देश भर की खुफिया एजेंसीज अलर्ट पर हैं और इसी के तहत उत्तर पूर्व के राज्यों में उग्रवादियों द्वारा किसी हमले की योजना के बारे में भारत की एजेंसियों ने असम राइफल्स को भी अलर्ट जारी किया था और जिस वजह से असम राइफल्स के जवानों ने म्यांमार सीमा पर पेट्रोलिंग को और बढ़ा दिया था। और इसी दौरान आज सुबह उग्रवादियों को एक ग्रुप लो विजिबिलिटी का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में था, लेकिन इस दौरान वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे असम राइफल्स के पर्सनल ने उग्रवादियों की इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया। और संभावना ये जताई जा रही है कि जो ये घुसपैठिए हैं ये या तो NSCN या फिर उल्फा ग्रुप से थे। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित होने वाले इवेंट्स में करीब 14 फ्रेंडली कंट्रीज से 126 फॉरेन कैडेट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। और बाकी एक अपडेट ये भी है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पहली बार ITBP की ऑल वीमेन ट्रूप्स ने उत्तराखंड में चीन के साथ लगने वाली सीमाओं पर पेट्रोलिंग कंडक्ट करी है, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा की एक स्पेशल थीम के साथ कंडक्ट की गई थी। और ITBP की सर्विस में 2016 में इंडक्ट किए गए वीमेन ट्रूप्स अब चीन के साथ लगने वाली अलीसी पर हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर आउटपोस्ट पर भी तैनात की जाने लगी है। ANI न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत और चाइना की एयर फोर्सेस के बीच एक हॉटलाइन को स्थापित किया जा सकता है ताकि LAC पर किसी भी तरह के पॉसिबल एस्केलेशन वाली सिचुएशन को प्रिवेंट किया जा सके। और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह जो भारत और चाइना के मिलिट्रीज के बीच चुशूल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर एक खास मीटिंग कंडक्ट की गई थी, तो इसी मीटिंग के दौरान दोनों देशों के एयरफोर्सेस के बीच एक डायरेक्ट हॉटलाइन को स्थापित करने वाले इशू को डिस्कस किया गया है। और अब यह हॉटलाइन कैसे स्ट्रक्चर और किस लेवल पर स्थापित की जाएगी तो इसे दोनों देशों के फ्यूचर मीटिंग्स में डिस्कस किया जा सकता है। बाकी ANI की इस रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि दोनों देशों के एयरफोर्सेस के बीच इस डायरेक्ट हॉटलाइन को स्थापित करने की जो जरूरत है वो खास करके इसलिए महसूस हुई है क्योंकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है बहुत तेजी से एस्केलेट कर सकते हैं और जिससे एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट छिड़ सकता है। तो इसलिए इस तरह की स्थिति पैदा ना हो तो इसलिए पहले से ही दोनों देशों के एयरफोर्सेस के बीच एक डायरेक्ट हॉटलाइन स्थापित की जा सकती है। और बाकी सीधी सी बात है कि यह प्रस्ताव भी खास करके इसलिए आया होगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले चाइना ने ही अपने फाइटर्स को LAC के पास उड़ाकर भारत को उकसाने की कोशिश करी थी और फिर जब भारत ने जवाबी कार्रवाई करी तो तब शायद चीन को ये बात समझ में आ गई कि अब ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है। और ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि अगर 1962 में हमारी एयरफोर्स को कॉम्बैट रोल के लिए इस्तेमाल किया गया होता तो 1962 की इंडिया चाइना वॉर की हिस्ट्री भी कुछ और होती। और बाकी ऑलरेडी हम इस टॉपिक पर एक वीडियो पहले बना चुके हैं कि 1962 में इंडियन एयरफोर्स को कॉम्बैट रोल में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो के माध्यम से भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और बाकी अभी जो चाइनीज एयरफोर्स की उकसाने वाली हरकत पर इंडियन एयरफोर्स ने जिस तेजी से जवाब दिया था तो उससे चाइनीज एयरफोर्स को इस बात का भी एहसास हो गया कि इंडियन एयरफोर्स कितनी तेजी से उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। बाकी एक अपडेट ये भी है कि सोमवार की शाम से चुमार बॉर्डर के पास तैनात एक ITBP का सोल्जर मिसिंग था और सोल्जर की तलाश के लिए एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ साथ भारत ने चाइनीज पक्ष को भी इस बारे में जानकारी दी थी कि वे भी अपनी तरफ इस बात की जांच करें कि कहीं हमारा सोल्जर अनजाने में बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी तरफ तो नहीं चला गया। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि आज दिन में हमारा सोल्जर मिल चुका है जो कि हमारी साइड था और उसे वापस से कैंप पर लाया गया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ 21,000 से अधिक डिफेंस आइटम्स ऐसे हैं जो पहले हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब उन्हें भारत में ही स्वदेशी तौर पर बनाने की प्रक्रिया जारी है। और 388 प्राइवेट वेंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से 4700 से अधिक आइटम्स का स्वदेशीकरण करने में दिलचस्पी दिखाई है और 410 आइटम्स का स्वदेशीकरण ऑलरेडी हो भी चुका है। और साथ में ये भी बताया गया है कि करीब 351 हाई वैल्यू इंपोर्टेड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें से 147 आइटम्स का स्वदेशीकरण ऑलरेडी हो चुका है और बाकियों का भी 3 साल के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें द प्रिंट की एक रिपोर्ट में डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इंडियन आर्मी 12.8 लाख की अपनी स्ट्रेंथ को कम करके 10.8 लाख तक लाना चाहती है।
बाकी इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से इस बात को भी एक्सप्लेन किया गया है कि कोविड-19 के चलते जो पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो उसकी वजह से आर्मी को ऑलरेडी करीब 1.35 लाख पर्सनल की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अग्निपथ स्कीम रोल आउट हो चुकी है, लेकिन उसमें भी इस साल केवल 35 से 40 हजार पर्सनल की रिक्रूटमेंट ही की जा रही है, और जबकि ऑन एन एवरेज आर्मी से हर साल 60,000 पर्सनल रिटायर होते हैं। बाकी इसलिए कह सकते हैं कि अग्निपथ स्कीम केवल इस कमी के एक हिस्से को भर देगी। और बाकी एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी होने के बाद फिर इन्फेंट्री, आर्मर्ड, EME, तो इस तरह की अलग अलग आर्म्स में जो अलॉटमेंट है वो रैशनलाइजेशन प्रोसीजर पर आधारित होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे कि बेस डिपो में जो रिपेयर और मेंटेनेंस का कार्य होगा, तो ये उस कंपनी को आउटसोर्स किया जाएगा जिससे हम वो व्हीकल लेंगे, और इसी के हिसाब से डिपो में अलॉटमेंट भी की जाएगी। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि इसी तरीके से NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में डेपुटेशन में भी काफी कटौती की जा रही है। इसके अलावा रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में भी डेपुटेशन में रिडक्शन देखने को मिलेगा। और सोर्सेज का कहना है कि ये आइडिया इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हमारा टीथ से टेल रेशियो एक हेल्दी वे में मेंटेन रहे। और द प्रिंट की इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से भी बताया गया है कि इस नई पॉलिसी के अंडर जम्मू कश्मीर में राष्ट्र राइफल्स की डिप्लॉयमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग पर भी विचार किया जा रहा है। जैसे कि यूनियन टेरिटरी में करीब 63 RR बटालियंस है जो कि आर्मी की अदर यूनिट से अलग है, और हर एक RR बटालियन में करीब 6 कंपनीज हैं, जबकि एक रेगुलर इन्फेंट्री फॉर्मेशन में 4 कंपनीज होती हैं, और जबकि हर एक कंपनी में 100 से 150 के आसपास ट्रूप्स रहते हैं जिन्हें मेजर रैंक का ऑफिसर हेड करता है। तो सोर्सेज का ये कहना है कि इनमें से एक थॉट प्रोसेस ये है कि हर एक बटालियन में से करीब 2 कंपनीज को रिड्यूस किया जाए। चाइना और ताइवान के बीच तनाव अभी भी जारी है, और इसी बीच आज ताइवान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिली है जिसमें कहा गया है कि ताइवान के पास वाले एरियाज पर चाइना द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का जो फैसला है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ताइवान के राइट्स का उल्लंघन है, और खास करके तब जब चाइना ने जिस तरीके से अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए ताइवान के पास वाले जोन्स को डेजिग्नेट किया है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि चाइना की टारगेटेड लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज काफी गंभीर रूप से उकसाने वाली है, और चाइना इन ड्रिल्स को ताइवान के इन्वेजन के लिए अपनी तैयारी के तौर पर कर रहा है। और साथ में ये भी कहा गया कि चाइना अन्य देशों को ताइवान पर आक्रमण करने के अपने प्रयास में हस्तक्षेप करने से रोकने की भी कोशिश कर रहा है। इसके अलावा चाइना की तरफ से केवल एक लार्ज स्केल पर मिलिट्री एक्सरसाइज और मिसाइल के लॉन्चेस ही कंडक्ट नहीं की जा रहे, बल्कि इसके साथ साथ चाइना साइबर अटैक्स, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, आर्थिक रूप से जबरदस्ती, तो इस तरह की हरकतें करके चाइना ताइवान के लोगों के हौसलों को भी कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई स्टेटमेंट से पहले ताइवान ने खुद भी एक लाइव फायर ड्रिल्स को कंडक्ट किया था, जिस पर उन्होंने ताइवान पर होने वाले किसी भी हमले के खिलाफ अपने आप को डिफेंड करने वाली सिचुएशन को सिमुलेट किया था। और ताइवान के इस ड्रिल में टारगेट फ्लेयर्स, आर्टिलरी फायर, तो इस तरह की एक्टिविटीज भी इंक्लूड थी। बाकी ताइवान ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि चाइना के जो असली इरादे हैं वो है ताइवान स्टेट और पूरे रीजन की यथास्थिति को बदलना। और ताइवान मिलिट्री ने आज मंगलवार को भी ताइवान स्टेट में ऑपरेट कर रहे करीब 45 चाइनीज प्लेन्स और 10 शिप्स को डिटेक्ट किया है, और करीब 16 प्लेन्स ऐसे थे जिन्होंने मीडियन लाइन को क्रॉस किया था। बाकी सिचुएशन को लेकर US प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से ये कहा गया है कि मुझे नहीं लगता है कि चाइना इससे ज्यादा कुछ करने जा रहा है, और बाकी भारत भी इस पूरी सिचुएशन को करीब से मॉनिटर कर रहा है। जब से श्रीलंका ने चाइना को रिक्वेस्ट करी है कि वे अपनी युवांग वांग 5 रिसर्च वेसल की श्रीलंकन विजिट को डिले कर दें, तो श्रीलंका के इस रिक्वेस्ट पर चाइना ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। क्योंकि एक तो श्रीलंका की तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई थी ये भारत के दबाव के बाद थी, क्योंकि श्रीलंका में चाइना की रिसर्च वेसल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है, तो इसलिए भारत ने अपनी ये चिंता श्रीलंका के सामने व्यक्त करी थी। लेकिन अब चाइना का ये कहना है कि भारत द्वारा उनकी इस वेसल की विजिट का विरोध करना कोई सेंस नहीं बनाता है, और चाइना ने भारत से आग्रह किया है कि वो दोनों देशों के बीच के नॉर्मल एक्सचेंज को डिस्टर्ब ना करे। मतलब कमाल की बात है कि नॉर्मल एक्सचेंज के लिए अपनी रिसर्च वेसल, स्पाई वेसल कौन इस्तेमाल करता है। हालांकि फिलहाल अभी इस पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2005 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान हवलदार पृथ्वीराम और लांस नायक देवेंद्र सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1998 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन तरुण कुमार भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन एयरफोर्स की उस यूनिट का नाम क्या है जहां पर इंडियन एयरफोर्स के टॉप 1% फाइटर पायलट्स को एरियल कॉम्बैट की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।